जी। कैफियत की महफिल में आज 31वां एपिसोड आपके बीच में है और मैं सभी आज 15 अगस्त पर आप सभी का दिल से अभिनंदन करता हूं, पूरे हिंदुस्तान को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, सभी को दिल से शुभकामनाएं हैं। 15 अगस्त आजादी का दिन है और सचमुच आज कैफियत ने जिस मुकाम को छूने की कोशिश की है और वो मुकाम बहुत बड़ा है, क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रहा हूं शायद आपके दिल तक पहुंचे। मैं सतीश पांडे, आपके दिलों तक पहुंचने की मेरी कोशिश है। आज जिस जिस फनकार का मैं आपको तारुफ कराने जा रहा हूं, उससे पहले कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। करेंसी पर और बापू की तस्वीर हो, फोटो हो और लाल किले पर ये कहते हुए तिरंगा हो कि वंदे मातरम, और मैं ये कहते हुए कि स्कूल के अंदर जब जब बच्चे 15 अगस्त को एकत्र हो तो वहां पर एक बात निकले कि विद हिमाचल गंगा जमुना और सड़क पर हो भारत माता की जय। क्या यही अर्थ है आजादी का? क्या यही अर्थ है आजादी का? इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि एक एक व्यक्ति ने कंपनी बाग में जाकर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए गोली खाई थी। एक 23 साल के सरदार ने इस आजादी को लेने के लिए फांसी का फंदा जिसे चूम लिया था, और एक बापू जिसने क्या नोट पर अपनी तस्वीर के लिए गोली खाई थी? नहीं, शायद। और ये इतनी गहरी बातें जो एक व्यक्ति जानता है, आज मैं उस व्यक्ति का तारुफ आपसे करवा रहा हूं। मेहुल कुमार जी, स्वागत है हमारी महफिल में, कैफियत की 31वीं महफिल में। मेहुल कुमार जी, आपका स्वागत है। अभिनंदन करता हूं पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मध्य प्रदेश से, पूरे इंदौर से। कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी ओर से सबको नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेहुल कुमार जी, जैसे कि आप जहां तक मैंने आपके बारे में जाना है, आप जामनगर से हैं, गुजरात से हैं, और जहां की प्रसिद्ध है वहां पर नमक बहुत पैदा होता है, वहां तेल की रिफाइनरी है, वहां पर मैं तो ये कहूंगा कि जो चीज वहां होती है उसको आपने न जाने क्यों उससे थोड़ा अलग हटने की कोशिश की। और ये जैसे कहते हैं ना, धान के पौधे को जब बोया जाता है, बीज डाला जाता है, तो थोड़ा बड़ा होने पर उस धान के पौधे को उस जगह से दूसरी जगह रोक कर सपने बोए जाते हैं। इसी तरह से आपने मुंबई के जमीन पर अपने सपने बोए थे। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं मतलब जामनगर में स्कूल भी किया, कॉलेज भी किया। नेटिव प्लेस है हमारा जामनगर के बाजू में एक छोटा विलेज है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, बडाला करके। और हमारा पूरा मतलब फैमिली जामनगर में ही था। फिल्म लाइन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, मतलब पूरी फैमिली का कोई नहीं। लेकिन बचपन से मेरे को लिखना, एक्टिंग करना, डायरेक्शन करना, ये सारे शौक थे फ्रॉम स्कूल से। फिर स्कूल से जब कॉलेज में आया जामनगर में, डीकेवी कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया। वहां पर मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे काफी कुछ प्राइज लिए, बेस्ट राइटिंग के भी लिए, बेस्ट डायरेक्शन के भी लिए और एक्टिंग के भी लिए। तो वहां पे उस टाइम पे सब लोग मेरे को बोलते थे कि भाई इतनी आप में टैलेंट है, इतना सब कुछ है, तो यहाँ तो कुछ होना नहीं है। जी जी। तो बम्बई एक ऐसी नगरी है जिसको सपनों की नगरी कहा जाता है, माया नगरी भी कहते हैं। तो अगर आपके सारे सपने पूरे करना है तो आपको बंबई जाना पड़ेगा। जी सर। मैंने बोला कि बंबई तो मैं हमारा मतलब कभी लाइफ में बंबई गया ही नहीं, मैं पहली बार जाऊंगा, जब जाऊंगा तभी। और उस टाइम पे बंबई आना मतलब ऐसा लगता था कहीं फॉरेन जा रहा है। जी जी जी। आज इतना इजी है, उतना इजी उस टाइम पे नहीं था। और मैंने मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मम्मी डैडी के आशीर्वाद लेके मैं बोला मैं जा रहा हूँ। डैडी ने बोला कि बेटा देख, तेरी पढ़ाई का खर्चा हमने किया, तेरे को यहाँ तक हमने पहुंचाया, अब बंबई का खर्चा हम नहीं देंगे, वो तेरे को खुद को कमा के अपनी लाइफ बनाना है। जी तो एक उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा मतलब सगवड़ करके दिया था। एक मतलब जैसे बंबई में रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। कहा जाता है कि यहाँ रोटी मिलती है लेकिन ओटा नहीं मिलता। गुजराती लोग ऐसे कहावत है, रोटलो मळे छे पण ओटलो नहीं मळतो। जी। मतलब यहाँ रहने की जगह मिलेगी, खाने का प्रॉब्लम है लेकिन रहने की जगह नहीं, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस टाइम पे हमारे एक पहचान वाले थे, तो मस्जिद बंदर में उनका घर था, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। तो उन्होंने बोला कि हमारा फ्लैट खाली पड़ा हुआ रहता है, एक सर्वेंट भी है, हम आपको ये हेल्प कर सकते हैं कि आपका बेटा वहां रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो क्या मेरी बात है। रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे। जी और उसके बाद फिर जब मैं बंबई आया तो हमारे दूसरे जो फादर के एक दो पहचान वाले थे, उनके थ्रू मैं रंगून वाला उस टाइम पे बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में ही वॉज ए चेयरमैन। अच्छा।
उनको मैं मिला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई देखो, तुमने ग्रेजुएशन किया है, तुम यहाँ आए हो जिस लाइन में जाने के लिए, उस लाइन के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो हमारी बैंक में तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं, जब चाहो आ सकते हो। तो मैंने बोला सर देखिए, मेरे को नौकरी करनी होती तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ वो तो यही है, लेकिन टाइम पास के लिए और थोड़ी कमाई भी हो जाएगी तो मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। एंड फर्स्ट आई ज्वाइन बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक, मोहम्मद अली रोड पे हेड ऑफिस है उनकी, वहां पे मैंने नौकरी ज्वाइन किया। उसके बाद फिर कला का काफी एक्सपीरियंस था, तो उसके बाद फिर मैं गुजराती स्टेज के बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, आर्टिस्ट भी थे, प्रवीण जोशी आपने नाम सुना हो तो बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे उनका। एंड मैं उनको मिला तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मेहुल जी, बोले आप आए हो एक मकसद लेके, बहुत अच्छी बात है, बोलता है सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने पूरे करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने साल से यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ बम्बई में रहते हुए फिल्म लाइन में। संजीव कुमार इज माई फ्रेंड बोलते, लेकिन अभी भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। अच्छा। तो हाँ, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मेरे को बहुत मजा आया, एंड ऑल द बेस्ट। तुमको अगर स्टेज पे आना है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर मैं बोला ठीक है सर, मैं स्टेज पे भी, और वहां से मेरा गुजराती स्टेज पे चालू हुआ काम, साइड में वो भी मैंने स्टार्ट किया। गुजराती स्टेज पे मैंने प्ले किए, डायरेक्शन भी किया, राइटिंग भी किया, गुजराती में मेरी नॉवेलें भी छपी हुई है। क्या बात तो है, क्या बात है, क्या बात है। पूरा हिंदुस्तान मेरे भाई को देख रहा है, बड़े बड़े भाई को। और सचमुच आज मैं वो बात अपने मेहुल कुमार जी की पर्दे पर, या कहूं कि मैं इस फेसबुक के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में हूं। जो लोग आज तक मेहुल कुमार जी को सिर्फ सिर्फ एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जानते हैं, उसके अंदर जो खूबसूरत सा दिल है, जो प्यारा सा दिल है, मैं चाहता हूं कि आज वो दिल उससे बात करे। तो सर मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, कुछ सरप्राइज देता हूँ। मुनीर खान साहब जी। मेरे, मुनीर खान साहब का रिश्ता बरेली से है। उनकी अच्छा। बरेली में साली साहिबा है मुनीर खान साहब की, हाँ। और वो मेरी माँ जैसी है। और अच्छा। उन्होंने जब नैनीताल में शूटिंग चल रही थी, काजल थी उसमें, और वो हाय लड़का ये कैसा है दीवाना वाला, मैं आपको याद, हम किसी से कम नहीं, तो वो वहां पर आए थे, और मैं उस समय वहीं बरेली कॉलेज में पढ़ता था। तो मैं एक बात बताऊं सर, मुनीर खान जैसा एक कैमरामैन आपके सामने, नया यंग लड़का, और नासिर हुसैन साहब, ताहिर हुसैन साहब, वो सब कुछ बताएंगे सर? अब स्टेज पे मेरे प्ले काफी हिट हुए, उसमें एक मेरा गुजराती प्ले बहुत सुपर हिट हुआ था, जिगर एंड अमी, इट वाज ए लव स्टोरी। जी। तो उस टाइम पे ताहिर हुसैन साहब एक हिंदी पिक्चर बना रहे थे, गुजरात में शूटिंग कर रहे थे, खून की पुकार। अच्छा। तो किसी ने ताहिर साहब को बोला कि आप गुजराती फिल्म भी बनाइए, हिंदी गुजरात में शूटिंग कर रहे तो उनके दिमाग में ये बात आई, और ताहिर साहब को किसी ने बोला कि भाई एक मेहुल कुमार करके एक है, स्टेज पे बहुत अच्छा राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टिंग भी कर लेता है स्टेज पे, तो आप उसका प्ले बहुत हिट हुआ है अभी, बोलते अगर आप देखना चाहो तो वो प्ले देख सकते हैं। तो हम लोग का वो प्ले देखने के लिए ताहिर साहब आए। ताहिर साहब ने वो प्ले देखा, उनको अच्छा भी लगा, और मेरे को इंटरवल में मिले, और फिर मेरे को बोला कि कल मेरी ऑफिस में आके आप मेरे को मिलिएगा। तो हम लोग तो सब खुश हो गए, सारे मेरे आर्टिस्ट भी स्टेज पे भी सारे, के बोल भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। ताहिर साहब उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम था, बहुत आमिर बड़ा, खान के बहुत बड़ा, फादर। बहुत बड़ा। और ताहिर साहब की ऑफिस महबूब स्टूडियो के सामने, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे नासिर साहब की ऑफिस थी। मैं गया 11 बजे, मैं गया, मैंने कहानी सुनाई, तो कहानी उनको बहुत अच्छी लगी। मेरे को बोलते कहानी तो बहुत अच्छी है भाई तुम्हारी, लेकिन इसको डायरेक्ट कौन करेगा? जी। तो मैंने बोला सर देखिए, ये कहानी मैंने लिखी है, इसके गाने मैंने लिखे हुए, डायलॉग्स भी मैंने लिखे हुए, तो जितना मतलब इसको मैं सही ढंग से प्रेजेंट कर पाऊंगा शायद दूसरा ना भी कर पाए, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बोला, तो बोले आपने कभी किसी के साथ एज ए असिस्टेंट काम भी नहीं किया, और आप ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मैं डायरेक्ट करूंगा? क्या बात है। तो मैंने बोला सर देखिए, अगर आपको, मैं छोटा हूँ बहुत, उस टाइम पे मैं 26 साल की मेरी एज थी, अच्छा। तो ताहिर साहब ने मेरे को बोला कि आप इतना कॉन्फिडेंस से, मैं बोला सर एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ, आप बहुत बड़े मेकर है, मैंने आपकी फिल्में देखी है, नासिर साहब की फिल्में भी देखी है, तो आप मेरा टेस्ट ले लीजिए। तो बोलते ठीक है, आप जैसे आर्टिस्टों के टेस्ट लेते हैं, डायरेक्टर का भी टेस्ट ले लीजिए, मेरा अगर मैं कर पाऊंगा तो ठीक है, नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं।
जी। तो उनके दिमाग में शायद बात बैठी, तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, कल मेरे को 11 बजे आप फोन कीजिए। अच्छा। तो फिर मैं तो बाहर निकला, थोड़ी सी उम्मीद लेके, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, और फिर दूसरे दिन सुबह 11 बजे फिर पहुंच गया मैं। तो मैं 11 बजे मेरे को बोले कि तुम्हारी एक बात बोलते मेरे को अच्छी लगी, नासिर भाई से भी मैंने बात की, तो उनको भी लगा कि जो नया लड़का तुम्हारे जैसा एस्टेब्लिश प्रोड्यूसर को ये बोल सकता है कि मैं ये स्टोरी तो ही दूंगा कि अगर मैं डायरेक्टर हूँ, तो उसमें कुछ दम होगा, टेस्ट ले लो उसका, बोलते। क्या बात है सर, क्या बात है। पूरा हिंदुस्तान मेरे भाई को सल्यूट करता है कॉन्फिडेंस को कि उसने अपने पहले एग्जाम में, कहते हैं यदि आपको थोड़ा कम भी आता है, यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है, तो सचमुच आप वो बाधाएं भी पार करते हैं। ये एग्जाम्पल है पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरे भाई की ओर से। हाँ जी बताइए। डेफिनेट। और फिर वही हुआ, आर्टिस्ट उस टाइम पे सब फाइलें होती थी प्रोडक्शन हाउस में, वो फाइलों में से 3-4 आर्टिस्ट सिलेक्ट किए, और मैंने एक दिन शूटिंग किया। और वो शूटिंग मतलब मेरे को उस टाइम पे मुनीर खान के असिस्टेंट थे रविकांत रेड्डी करके, अच्छा। उसको दिया, ताकि कोई वेल नोन कैमरामैन को नहीं दिया। रविकांत बोले कि अगर देखो आप दोनों पास हो जाओगे तो आपका कैमरामैन भी यही रहेगा। अच्छा अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी जी। और रविकांत के साथ मैंने शूटिंग किया, और जितनी टेक्निक, अच्छे फिल्म मेकिंग पे मैंने काफी किताबें पढ़ी थी, स्क्रीन प्ले किस तरह से लिखा जा सकता है, प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीजें जो भी मेरे दिमाग में थी ना, वो सारी मैंने उस टेस्ट में प्रेजेंट कर अरे दी। क्या और बात। उसके बाद एडिट करके देखा, और उस टाइम पे नासिर साहब के बहुत बड़े एडिटर थे, बाबू लवंडे, उनका बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे एज जी 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 एडिटर। जी जी। उन्होंने एडिट किया, देखा, और उन्होंने बोला कि ये लड़का डायरेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या फिर बात है। उसी तरह मेरी फिल्म की जो ये यात्रा है, यहीं से सफर शुरू हुई। पहली फिल्म मेरी, पहले डिसाइड हुआ था कि गुजराती में बनाएंगे, टाइटल उसका था जन्म जन्म ना साथी। जी। फिर ताहिर साहब को, नासिर साहब ने भी बोला कि बाई लैंग्वेज ही बनाओ, हिंदी में भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, रोमांटिक बोलते। तो फिल्म बाईलिंगुअल फाइनल हुआ, हिंदी एंड गुजराती। जन्म जन्म ना साथी गुजराती था, और हिंदी टाइटल था फिर जन्म लेंगे हम। फिर जरूर इस तरह से मेरी फिल्म करियर स्टार्ट हुई। और उसके बाद एक मैं आपको बात बताऊंगा कि ताहिर साहब की ऑफिस में जब मुहूर्त के दिन मेरे को सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, उस टाइम पे ऐसा होता था कि मुहूर्त के दिन डिस्ट्रीब्यूटर आते थे और ऑल इंडिया फिल्म खरीद लेते थे वो लोग। जी 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 तो जी। मेरे को काफी डिस्ट्रीब्यूटर सब जो भी थे आए, देखा, तो ताहिर साहब को किसी ने बोला कि आपका डायरेक्टर है, वो तो यंग एकदम बच्चे जैसा है, यंग है। उस टाइम पे लंबे लंबे बाल थे, दुबला पतला था मैं एकदम, और 26 साल की एज थी मेरी। तो बाद में मेरे को ताहिर साहब ने बाद में बोला कि यार मेहुल, तुम्हारी मतलब कुछ इमेज बने, वैसा कुछ करो ना। डिस्ट्रीब्यूटर बोलते कि आपका डायरेक्टर तो बच्चे जैसा दिखता है, एक फिल्म करा। तो ताहिर साहब ने मेरे को आइडिया दिया, बोले एक काम करो, मूछें बढ़ा लो। अच्छा। तो ये जो मेरी मूछें हैं वो ताहिर साहब के टाइम की है। अरे तब क्या से मैंने मेच्योरिटी दिखाने के लिए मूछें बढ़ाई, जो आज तक रखी हुई है। सर। इस तरह से मेरी, जी। क्लास क्लास सर। ये ये शब्द शायद मेरे बड़े भाई ने आज तक कहीं बोला नहीं होगा। और सचमुच आज पूरे कैफियत की महफिल में देखने वाले मेरे आज देख रहे हैं कि बड़े भाई ने आज जिस तरह से आज दिल से बातें की है। मैंने कहा भी था कैफियत में हमेशा दिल से बातें होती है। भाई ये बताइए, जब जैसे कि आपकी शुरुआत हुई एक रोमांटिक फिल्म से, है ना, जी जी। लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो बॉर्डर है, कहीं ना जी कहीं कहते हैं ना कि अपने मिलने वालों का इफेक्ट कहीं ना कहीं जहन में जाता है। तो मैं एक बात बोलता हूँ, ये जो भूमि है, जिस कर्म भूमि से आप निकले हैं, उस कर्म भूमि के लिए बोलता हूँ कि वहां की सोच कितनी प्यारी है। वो सोच मेरे बड़े भाई के जहन में आई और उसने हिंदुस्तान में ये बताया। वो मैं अब आपको 2 लाइनों में आपके दिल तक छूने की कोशिश है मेरी। आज कैफियत के जितने भी दर्शक हैं, वो आज नए रूप में है मेरे साथ। सोच रहे होंगे कि एक नया, एक बड़ा, बहुत बड़ा एक फनकार हमारे बीच में है। बड़ा वो इसलिए उसकी सोच बड़ी है, क्योंकि भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन है नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, हमारे गांव में बहनें उसे ना राखी बांधेंगी। पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए, उस प्रांत का, उस प्रदेश का, उस सोच का ये व्यक्तित्व हमारे बीच में। उसके बाद जो उसकी जर्नी थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? उसके बाद देखिए गुजराती फिल्म स्टार्ट हुई,
गुजराती फिल्म और हिंदी फिल्म में, मतलब पहले फर्स्ट फिल्म अमजद खान लोहाई की गुजराती यही थी, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद गुजराती हम लोग 2 ही शेड्यूल में कंप्लीट करने वाले थे, तो अमजद भाई नहीं कर पाए, और हिंदी में वो थे, गुजराती में उनका कैरेक्टर रमेश देव जी ने किया था, अच्छा। और हिंदी में वो थे। और इस तरह से ये फिल्म स्टार्ट हुई, और फिल्म स्टार्ट होने के पहले ही दिन, मुहूर्त के दिन, मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी कहानी है कि मतलब कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं वो, तो मैंने पिपला के राजमहल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे पेरिस अच्छा। में। वहां पे डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा था, मतलब 25-30 आदमी बैठ के खा सके उतना बड़ा, राजा महाराजाओं के जैसा होता है। तो उस डाइनिंग टेबल पे मैंने ट्रॉली लगाई, अच्छा। और अमजद भाई आते आते उधर, मतलब एक छुरी उठाते, सेव पड़ा हुआ है फ्रूट की प्लेट में, उसमें से एक उठाते, बात करते करते आगे आते, ऐसे शॉट्स था। तो अब उस टाइम पे अफजल खान मतलब सुपरस्टार, मतलब सुपरस्टार, आफ्टर गब्बर सिंह, और सुपर। मेरी पहली फिल्म, नया नया डायरेक्टर में। तो यूनिट के सामने मेरे को बोला, अरे यार डाइनिंग टेबल पे ट्रॉली क्यों लगाया है? तो उन्होंने जैसे मतलब लाउडली बोला था, वैसे ही मैंने जवाब दिया ना, सर इसलिए कि मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आज तो 15 उसके अगस्त को बाद आपने मेरे महका दिया सर, सचमुच 15 तो अगस्त को आज उसके कैफियत को बाद महका दिया। शानदार सर, जी, सैल्यूट करता हूँ सर आपके कॉन्फिडेंस पर। जी तो सर। उसके बाद अमजद भाई मेरे पास आए, मेरे को गले लगा के मेरे को साइड में लेके गए, बोलते यार ये बात तू मेरे को स्लोली भी समझा सकता था। तो मैंने बोला अमजद भाई अगर यही क्वेश्चन आप मेरे को स्लोली पूछते मेरे पास आके, तो मैं आपको स्लोली समझाता। आपने पूरे यूनिट के सामने जैसे बोला वैसा मैंने यूनिट के सामने जवाब दिया। तो जी। उसके बाद मेरे को बोलते आज से मैं तेरे साथ कोई भी फिल्म करूंगा, कोई इंटरफियर ना, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ एक डायलॉग बोलूंगा, मैं हुल से नहीं डरता। ये उन्होंने जब भी सेट पे आते थे तो बोलते थे, मैं हुल से नहीं डरता। सर मैं जैसे कि आपके एक अगर फिल्मों की तरफ देखूं तो लव मैरिज है आपकी, मरते दम तक, तिरंगा, क्रांतिवीर, मृत्युदाता, जागो। अगर मैं देखूं सर कि आजकल जब डायरेक्टर सफल और असफल होना तो जिंदगी है, ये तो चलता ही रहता है, हर एक की जिंदगी में होता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे पढ़ने यस, वाला हो, कोई भी हो जिंदगी में, मैं हूँ, आप सभी लोग रहते हैं। लेकिन सर आपको बताऊं, बहुत सारे डायरेक्टर क्या कहते हैं जब फेल हो जाते हैं तो अपनी परिपाटी को छोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच यही हुआ जी है जी, कि राज कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी, मेरा नाम जोकर। कहीं वो फ्लॉप है तो एकदम से रोमांटिक फिल्म ले आए थे वो बॉबी, लेकिन आपने जिंदगी में कभी भी उस चीज को जो आपने पकड़ के रखा, मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और अपनी जो सोच है उसको पकड़ के हमेशा रखा। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एक दिल की बात कह दूं सर आपसे, जो जी, मेरे मेरे ख्याल में आई थी कि अगर मनोज कुमार जी, मैं बात करूं तो वो उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में अपने ट्रेन को नहीं बदला। ऐसे ही यस, अगर मैं आज पूरे इंदौर, पूरे हिंदुस्तान, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से, दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा, ये मेरे चिंतन बाकीवाला जी जिनका आज जन्मदिन भी है, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आज मुझसे कहा था कि वो, जबकि वो 2 फिल्मों में गा भी चुके हैं चिंतन भाई, और के फॉर किशोर जो सोनी पे आया था, वो मेरे बहुत बहुत क्लोज मित्र हैं। उन्होंने जब मेरी आज उनका फोन आकर बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दूसरा मनोज कुमार, तो मेरे जहन में एकदम से लाइट जली। मैंने कहा सच है सर, आज मैं इस पूरी कैफियत की महफिल में आपको दूसरा मनोज कुमार बोलता हूँ। वैसे किसी का नाम कॉपी नहीं है सर ये, लेकिन सोच की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मनोज कुमार जी की सोच थी, उन्होंने हमेशा एक ट्रेंड की फिल्म, अगर आपके दिमाग में है कि मनोज कुमार जी की फिल्म आई तो सचमुच मालूम है कि वो क्या होने वाला है। ऐसे ही वेल कुमार जी की फिल्म में अगर आप देखने जा रहे हैं तो हमें मालूम है कि उसका सब्जेक्ट किसके आसपास होगा। तो सर मैं यही कहते हुए आज अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन शेर आपको दे रहा हूँ, और सर उसके जी, बाद आपकी जो सोच है वो बाहर आने वाली है कि जहां जहां तक उड़े तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है। और जब तक ऊंचा ये झंडा है, तब तक ऊंचा सर मेरा है, तब तक ऊंचा सर मेरा है। तो सर ये जो आपने ऊंचा सर करके चल के अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को, अपने इंडिया को जिस तरह से पेश किया, बताएंगे सर। देखिए मतलब मेरे ये 42 इयर्स के करियर में 18 गुजराती फिल्में बनाई, जी 19 हिंदी फिल्में, 18 में से 14 सिल्वर जुबली थी, और वहां पर भी मैंने हर टाइप की फिल्में बनाई, एक ही कोई टाइप में मैंने अपने आप को कभी कैद नहीं किया। उसके बाद हिंदी में भी अलग अलग टाइप की फिल्में बनाई,
हिंदी में भी काफी मेरी सुपरहिट फिल्में हुई, लेकिन मतलब देशभक्ति का पॉइंट में हर फिल्म में कहीं ना कहीं डाला था, अपने कल्चर भी, इंडियन कल्चर भी मेरी हर फिल्म में मैंने डाले हुए। लेकिन मनोज साहब ने जब फिल्म बनाना बंद कर दिया उसके बाद मतलब देशभक्ति को मतलब लोगों ने साइड कर दिया था कि ऐसी फिल्म नहीं आती थी। तो उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हार्ड हिटिंग देशभक्ति की कोई फिल्म बनाए। तो मिशन तिरंगा मेरी अभी नेक्स्ट जो बनाने जा रहा हूँ उसका टाइटल है, लेकिन तिरंगा मेरे दिमाग में आया। और तिरंगा के ऊपर मैं बोला एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया जाए कि तिरंगा हमारी आन है, शान है। और तिरंगा की स्क्रिप्ट फाइनल हुआ। और तिरंगा में आपको बताऊं कि राज साहब अकेले फाइनल हुए थे, सेकंड कैरेक्टर फाइनल नहीं हो रहा था। स्क्रीन में उस टाइम पे ऐड आती थी, हमारी 3 पेज आए स्क्रीन में, एक फर्स्ट पेज पे राज साहब थे, सेकंड में एक जो कैरेक्टर था वो बैक में था, अच्छा। और थर्ड में वो तीनों लड़के थे। अच्छा। तो मेरे को काफी लोगों के फोन आए, मेहुल जी यार आपका स्क्रीन में ऐड 3 पेज आए, लेकिन वो सेकंड पेज पे एक बैक कैरेक्टर खड़ा है इंस्पेक्टर का ड्रेस पहने हुए, उसका कोई फेस वेस। मैं बोला उसका 1 हफ्ते के बाद अनाउंसमेंट होगा। बोलते कौन है? मैं बोला अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो उसमें क्या था कि राज साहब ने मेरे साथ 2 फिल्में की थी, सुपरहिट थी, मरते दम तक और जंगबाज। तो राज साहब के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म में थी। राज साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी और ये कैरेक्टर फाइनल हुआ। तो मैं आपको बताऊं, पहले मैंने कहानी सुनाई रजनी जी को। अच्छा, मद्रास से। यस। अरे वाह। और आप देखिए उसमें तिरंगा में शिवाजी राव वागले रजनी जी का ओरिजिनल नाम रखा हुआ है। जी 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 जी। तो मैंने कहानी सुनाई, उनको कहानी बहुत अच्छी लगी, कैरेक्टर भी बोले बहुत अच्छा है मेहुल भाई मेरा। लेकिन एक बात बोलूं, राज साहब के साथ बोलते काम करने से मेरे को थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, बोलता है उनका नेचर, मेरा नेचर, कहीं कुछ टेंशन हो गई सेट पे तो बोलता है प्रॉब्लम हो जाएगी, हम कभी दोबारा काम करेंगे, इस फिल्म के लिए मेरे को माफ कर दो बोलते। तो मैं वापस आया, फिर मैंने सोचा अब किसको सुनाए, फिर मैंने नसीर भाई को सुनाई। तो नसीर भाई ने भी इसी पॉइंट पे रिफ्यूज किया वो कैरेक्टर। उसके बाद फिर हमारे जो उस टाइम पे डिजाइनर थे स्टूडियो लिंक वाले, उन्होंने मेरे को बोला मेरे भाई आप नाना को साइन कर लो। अच्छा। नाना घर पे बैठा हुआ है, उसकी प्रहार फिल्म रिलीज हुई, अभी कोई फिल्म भी उसके पास है नहीं। तो मैं बोला नाना को मैं तो जानता ही नहीं हूँ, नाना का नेचर मैंने सुना है, लेकिन तो बोले नहीं आप कहानी सुना दो, अच्छी लगेगी तो करेगा, नहीं अच्छी लगेगी नहीं करेगा। और मेरे दिमाग में बात आई, नाना का नंबर लिया, टेलीफोन नंबर, मैंने नाना को फोन किया। तो बोलते मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। तो मेरे को भी हमेशा मैं मुंह पे ही बोलने वाला आदमी हूँ, तो मैंने बोला कि कमर्शियल फिल्में नाना जब तक नहीं करोगे नहीं तुम्हारी ऑल इंडिया पहचान नहीं होगी। उस टाइम पे कमर्शियल मतलब आर्ट फिल्म आती थी उस टाइम पे। मैं बोला आर्ट फिल्म सिर्फ बॉम्बे से बोरीवली तक चलती है, बाद में हिट हुई तो दूसरी जगह रिलीज होती है। तो बोलता है ऐसी बात कर रहा है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो बोला तेरे पास स्क्रिप्ट? मैंने स्क्रिप्ट रेडी है, सुन लो। तो बोले कब सुनाओगे? मैं बोला जब बोलो मैं सुना सकता हूँ। फिर मेरे को टाइम दिया कि परसों आ जा मेरे घर पे, मैं कहानी सुनूंगा। कहानी सुनाई, नाना को सब्जेक्ट अच्छा लगा, बात किया। एक बात उसने बोली कि अगर राज साहब इंटरफियर करेंगे तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा और दोबारा वापस नहीं आऊंगा। मैं बोला राज साहब की मेरे साथ 3rd फिल्म है, वो कभी मेरी फिल्म में इंटरफेयर करते नहीं, स्क्रिप्ट मेरी बाइंड की हुई देखो, जैसे तुमको सुना रहा हूँ वैसे राज साहब के पास है, सेट पे कभी कोई चेंज होता नहीं है, ऑन द स्पॉट अभी जो लिखा हुआ है वही शूट होगा। अच्छा। बोले ठीक है मैं करूंगा। हाँ, इस तरह से नाना के साथ फिल्म फाइनल हुई एंड तिरंगा स्टार्ट हुई। अब एक बात बताऊं, तिरंगा के लिए मुहूर्त के दिन बहुत बड़े मेकर थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो मेरे को मुहूर्त पे क्या बोल रहे हैं मालूम है? बोलते भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराए। क्योंकि एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, और दोनों को लेके तू 6 महीने में पिक्चर कंप्लीट करने की बातें कर रहा है, तो हमारी तेरे को दुआ है कि ऊपर वाला तेरी ये फिल्म कंप्लीट कर दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या... सर मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था, शायद आपके और दिल के करीब आ रहा हूँ अमर भाई, और मैं पिछले 6-7 दिन से शहजाद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। शहजाद भाई दिल के इतने प्यारे हैं जिन्होंने मेरे भाई को आज मुझसे सचमुच एक रिश्ता जोड़ा है, और ये रिश्ता शायद आखिरी सांस तक मेरा चलेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आत्मसात आपको किया है ना सर, मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतने सरल मुझे मिले हैं और उनको मैंने कभी छोड़ा। मैं सर ऐसे लोगों से दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ है आपके पास। मैं तो यही कहूंगा सर, आपने ये जो 135 करोड़ की आजादी है ना, आबादी है सर, ये सर ये देश में
एक दो नहीं, 135 करोड़ आजादियां, हर एक के पास एक आजादी है। सर मैं कह रहा हूं, आपने जो देखा है ना, वो सर छालों को, पैर के छालों की आजादी को देखा है सर। आपने देखा है वो जूते को, डिजाइनर जूता, जो कि एक चप्पल जिससे डरती है टूटी हुई। सर आपने देखा है सर वो अमरूद की महक जो बारूदों से डरती है सर। आपने देखा है सर वो खोली को, जो कि एक बड़े महल से डरती है। सर आपने देखा है सर काका गा को, जो ABCD से डरता है। तो सर मैं तो यही कहूंगा सर, मैं उस व्यक्तित्व को, एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को, एक लेखक को आज कैफियत की महफिल से पूरे हिंदुस्तान की ओर से सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। एक छोटे भाई के रूप में, एक दर्शक के रूप में, एक श्रोता के रूप में, एक एंकर के रूप में, हर रूप में पूरे जो मुझे देख रहे हैं आपको, उन सब की ओर से आपको नमन करता हूं। और सचमुच है सर कि एक ऐसा कलाकार जिसके बारे में आज तक इंडस्ट्री में यही कहा जाता है, जबकि वो हमारे बीच में नहीं है, ईश्वर के चरणों में होंगे, वो कहा जाता है कि उसने कभी भी अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझा। और नाना जी, मतलब वो तो सचमुच आज भी कहते हैं उनके बारे में कि उनको आपने साध लिया तो सचमुच आपके सब कुछ साधनाएं हो जाती हैं। तो सर ये ऐसा आपने जोखिम उठाना कि नाना और राजकुमार, कुछ बताएंगे? लेकिन देखो, मेरे को डेप्थ वाला कैरेक्टर चाहिए था। नाना मतलब डेप्थ वाला आर्टिस्ट है, राज साहब की स्टाइल का ही वो कैरेक्टर लिखा गया था जी और नाना की स्टाइल का ये कैरेक्टर बाद में जो भी हुआ वो मतलब नाना के स्टाइल का ही कैरेक्टर बन गया, क्योंकि वो कैरेक्टर ही वैसा था। तो वो मतलब महाराष्ट्रियन भी बताया था मैंने उसको, ताकि शिवाजी राव वागले, और नाना ने बहुत अच्छा काम किया। राज साहब और नाना का पूरा मतलब, और मेरे को फिल्म बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। आराम से 6 महीने में पिक्चर कंप्लीट हुई और रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हुई भी फिल्म, और फिल्म को टैक्स फ्री भी मिला। और एक बात बताऊं, मनोज जी का जो आपने बोला ना, तो मनोज जी उस टाइम पे कोई भी फिल्म में टैक्स फ्री मिलती थी ना, जी तो मनोज जी कमेटी में थे, जी मनोज कुमार जी। तो उन्होंने फिल्म देखी और उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, जो भी डिपार्टमेंट थे, उनको उन्होंने बोला कि इसको टैक्स फ्री मिलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, बोला अच्छा। सिर्फ महाराष्ट्र में। और तिरंगा को टैक्स फ्री मिला, पिक्चर सुपर हिट हुई और लोगों ने लाइक भी किया और आज भी लोग याद कर रहे हैं इस फिल्म को। जी जी सर मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले जा रहा हूँ कि जैसा कि आज 15 अगस्त को मेरा बड़ा भाई मेरे सामने है, और जिसकी एक सोच हमेशा मिट्टी और खुशबू तक रही है, उस व्यक्तित्व को मैं यही कहूंगा कि सर जिस तरह से आज आपने कोविड का वक्त है, और कोविड के वक्त से पहले आपने एक बहुत बड़ा, कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मिशन लेके आप चले हैं। और उस मिशन को आज सच है कि मैं अपने को आज हिंदुस्तान का सबसे भाग्यशाली समझता हूँ, कि एक बहुत लकी मैन समझता हूँ कि मेरे सामने आज 15 अगस्त के दिन मेरा बड़ा भाई मेरे सामने है, और जिसका कि कहते हैं कि जिसको की जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए बहुत सारे मतलब कहते हैं कि पैरों के छालों से लेकर और न जाने क्या क्या कष्ट आपने मुंबई में उठाए होंगे। लेकिन सर मैं उससे आगे बढ़ता हूँ कि जिंदगी में आपने जिस तरह से ये मुकाम हासिल किया है और नए प्रोजेक्ट के बारे में अभी आपने घोषणा की है, तो मैं यही कहूंगा कि आपको आज एक शब्द देता हूं, उसके बाद आप मेरे और करीब आएंगे, क्योंकि मेरे करीब मतलब पूरे कैफियत के श्रोताओं के बीच में आएंगे, कि आप की सोच को बोलता हूं कि मैंने लहू के कतरे में मिट्टी में बोए हैं, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है। वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, ये वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पर उधार है, मेरी जीत न जाने कब से उधार है। उस जीत को सफलता में बदलने के लिए आज मेरे भाई ने जो आज घोषणा की है कि मैं एक आज एक जो आपने कहा कि मिशन तिरंगा, जो कि आज आपने जो घोषणा की है कि उसका कि मैं शुरू करने वाला था आज के दिन, तो मैं आज अपने भाई को मुझे आज ईश्वर ने मौका दिया है, और मैं आज अपने भाई के लिए एक मिशन तिरंगा के लिए ये एक केक है, उसके लिए मैं आपको सचमुच दिल से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। समझिएगा आप है ये, आपका प्यार है ये, और मैं ये काट रहा हूँ उसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, ये मिशन तिरंगा सफल हो और बड़े बड़े मुकाम पर जाए, और ये
अपने अपने उस मुकाम पर जहाँ की सफलताएं ही मिलती हैं। यही कहते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हमेशा 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 आप सफल हों, और ये केक आज आपके लिए, आपके पूरे चाहने वालों के लिए हो। और सच ये है कि ये मिशन तिरंगा इसमें लिखा हुआ है सर पूरा। और आज मेरे साले साहब हैं जो कि डॉक्टर हैं, उनके अंडर में बहुत सारे पेशेंट हैं देहरादून में, वहाँ उनका आज बर्थडे है। और आप जानते हो पूनम झंवर जी, जो कि आप ना कजरे की धार, यानी वो फिल्म जिसमें ये गाना था, उनका भी कल बर्थडे था। और कल मेरे साले साहब का बर्थडे था, और आज चिंतन बाकलीवाला जी का बर्थडे। तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मिशन तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर ये फिल्म को आज सचमुच मैं यही कहूंगा कि समझिए, ये केक मैंने सब तक पहुंचाऊंगा। और ये केक सेरेमनी सिर्फ इसलिए की है कि जिस तरह से आपने आज मुझे आशीर्वाद दिया है इस 15 अगस्त के दिन, मैं चाहूंगा अगर छोटी सी खुशी भी मैं कहीं दिल से आपको दे पाया। मुझे नहीं मालूम सर कि कैफियत की महफिल से मैं इस भाई को कुछ दे पाऊं, लेकिन ये सच है सर, आज ईश्वर की ओर से सर आपको दिल से दुआएं दे रहा हूं सर, कि सर ये तिरंगा शब्द है सर, हमारे अंदर है। और आपने उसे जिस तरह से इस मुकाम पर पहुंचाया सर, मैं भी से एक भारतवासी के रूप में, एक हिंदुस्तानी के रूप में उस मिशन तिरंगा को सर नतमस्तक करते हुए सर कहूंगा कि सचमुच मैं अपने, जहां मैं हमेशा दुआएं मांगता हूँ खजाना मंदिर, वहां से दुआ मांगता सर। एक बात आज कह रहा हूँ सर, सुपर डुपर हिट है सर, आप देख लीजिएगा। मैं आज आपको दिल से कुछ कहना चाहेंगे सर आप? तिरंगा के लिए एक बात और भी मैं कहूँगा। तिरंगा का म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी फाइनल थे। जी तो लक्ष्मी जी ने मेरे को बोला कि मेहुल जी इसके गाने के लिए संतोष आनंद जी को बुलाइए। संतोष आनंद जी मनोज जी के साथ सब सुपरहिट फिल्में लिख चुके थे, देशभक्ति के गाने उनके मतलब बहुत ही जबरदस्त गाने थे। अब वो मतलब नेटिव प्लेस चले गए थे, बॉम्बे तो थे नहीं। तो मैंने बोला संतोष जी के साथ मैं तो कभी मैंने तो काम नहीं किया, नाम सुना, इज ए बिग नेम, तो एक काम करो, बोलते हम आपको नंबर देते हैं, संतोष जी से बात कर लो। तो संतोष आनंद जी को मैंने फोन किया लखनऊ। जी फोन करने के बाद संतोष जी ने बोला कि भाई मैंने तो गाने लिखना छोड़ दिए, तुमको मेरी याद कैसे आई? तो मैं बोला सर लक्ष्मी जी के साथ कर रहा हूँ ये फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ फिल्म है। बोले क्या टाइटल है फिल्म का? बोला तिरंगा। हो तिरंगा टाइटल है? मेरा यस सर। तो बोले फिर तो मैं गाने लिखूंगा, बोलते। अरे वाह। तो मेरा सर आप बताइए क्या करना है मेरे को? बोलते एक काम करो, मेरी टिकट भेज दो, एयर टिकट मेरे एड्रेस पे, मैं आपको एड्रेस पे लिखवा देता हूँ। उस टाइम पे तो फोन मोबाइल थे नहीं, और 8 दिन में रुकूंगा, पूरी फिल्मों के गाने लिख के फिर मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैं बोला नो प्रॉब्लम सर, ओके है। मैं बोला मैं आपकी टिकट भेज देता हूँ। अब सोचिए उसके बाद मैंने उनको एयर टिकट भेजा, रिटर्न भी। 8 दिन आए, होटल में ठहरे जू पे, और गाने लिखे। और आज भी देखिए मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। क्या सर तो संतोष मतलब आनंद जी सर जो भी लिख कर गए सर, जो भी लिखा है उन्होंने सर इंडस्ट्री में, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है सर। यस। आज भी और आज एक भी गाना मतलब राज साहब का मैं बताऊं, राज साहब का और नाना का पार्टी सॉन्ग जो है, जी पीले पीले वो, पीले तो पीले। मैंने सिर्फ संतोष जी को ये बोला, मैंने संतोष जी राज साहब का फेवरेट वर्ड है जानी, और आज तक कोई गाने में ये वर्ड नहीं आया। तो बोलते लाते हैं हम लोग। मैं बोला देखो वो गाना अपना जो पार्टी सॉन्ग है, ही इज ए मिलिट्री मैन, नाना पुलिस वाला है, तो मिलिट्री वाले के जब बर्थडे मनाया जाएगा तो हमेशा दारू तो साहब होगी ही होगी, वहां पे हंगामा होगा। तो बोलते बेस्ट है, फिर बोलता मैं लिख के देता हूँ ना। मतलब सोचिए उन्होंने आधा पौना घंटा कुछ सोचा और मेरे को मुखड़ा सुनाया। बोलते ये मुखड़ा होगा, वो बोलेगा पीले पीले ओ मोरे राजा, और नाना बोलेगा पीले पीले ओ मोरे जानी, और गाना बना। देखिए मतलब ये जीनियस राइटर जो जिसको बोला जाए, एक एक, और वो गाना भी हिट हुआ पिक्चर में। जी तो तिरंगा के साथ काफी ऐसी यादें हैं जो मतलब लाइफ टाइम याद रहेगी मेरे को। सर, कभी कुछ ऐसा हुआ कि तिरंगा में नाना नाना और राज जी आमने सामने हुए, और कुछ ऐसा लगा आपको कि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस काम किया सर? कुछ आप बताएंगे सर? बिगिनिंग में मतलब राज साहब और नाना का इतनी ट्यूनिंग नहीं था। मतलब जैसे सेट पे भी आते थे तो नाना भी अलग बैठता था, राज साहब भी अलग बैठते थे, बातें ज्यादा नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब से ये गाना हुआ ना, गाना होने के बाद राज साहब और नाना की दूरियां थोड़ी थी वो कम हो गई, और फिर बात करते थे। लेकिन क्या है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छा। क्योंकि
हाँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोई भी बड़े स्टार को लेता हूँ तो स्क्रिप्ट पहले से ही सुना देता हूँ सीन वाइज, ताकि बाद में सेट पे कोई टेंशन नहीं हो और सेट पे कोई चेंज करता नहीं। और राज साहब के साथ मेरी 3 फिल्में थी, नाना के साथ पहली फिल्म थी, उसके बाद नाना ने भी मेरे साथ 2 फिल्में और की। जी तो जी। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। सर हाँ, मैं एक सिर्फ बात एक और कहना चाहता था कि जैसे कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, तो कहीं ना कहीं सर जो 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 अंदर आपकी जो कहते हैं ना पवित्र आत्मा थी, मतलब साफ बोलना, साफ गोई, कुछ पीछे आगे सब एक था, एक हर चीज कांच की तरह थी, तो ये सब काम आया क्या? डेफिनेट काम आता है। राज साहब के साथ मेरी ट्यूनिंग हुई ना, उसका मेन रीजन यह था। मैं आपको किस्सा सुना, मरते दम तक का फर्स्ट डे शूटिंग था, जी मर्ड आइलैंड में, नैयर बंगलो में शूटिंग था। शक्ति कपूर भी था, फराह भी थी, गोविंदा भी था और जूनियर आर्टिस्ट थे और राज साहब थे। तो फर्स्ट शॉट्स था। अब सोचिए फर्स्ट शॉट में मतलब शक्ति कपूर को फराह आके राज साहब के पैरों में फेंकती है। जी। तो राज साहब के पाँव फ्रेम में थे। मैंने बोला राजी ये आपके पाँव में शक्ति आके गिरता है और टिल्डअप होता है कैमरा और आपका फेस दिखता है, फिर डायलॉग। तो मेरे को मेरे पाँव में आके गिरता है, ऐसा क्लोजअप ले रहे हो, फिर वो बोला क्यों? मैंने सर देखिए ये एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉट ले रहा हूँ मैं, इसके पहले फराह शक्ति कपूर को राइट ऑफ द कैमरा खींचती है और यहाँ लेफ्ट ऑफ द कैमरा फेंकती है, तो जी ये कटिंग एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कटिंग होगी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो शूटिंग का, अच्छा उस दिन पहला ही दिन शूटिंग का था, तो सारे आर्टिस्ट टेंशन में थे। शक्ति कपूर जी भी मेरे को बोलते हैं मेहुल भाई यार मेरा डायलॉग क्या है? मेरा तेरा कोई डायलॉग नहीं है, साइलेंट है, फराह के फेंकेगी। फर्स्ट शॉट साइलेंट, फर्स्ट शॉट में किसी का कोई डायलॉग नहीं, राज साहब अकेले एक लाइन बोलेंगे बस। उसके बाद गोविंदा का भी कोई डायलॉग ना, तो वो तीनों खुश हो गए, बोले अच्छा चलो पहले दिन हमारा कोई डायलॉग ही नहीं। और उसके बाद की बात बताऊं, लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक के बाद राज साहब का एहसान करके आदमी था जो उनका काम देखता था, उसने मेरे को बोला राज साहब आपको बुला रहे हैं ऊपर। और वहीं रूम में ऊपर ठहरे थे वो, बंगलो में। मैं गया ऊपर तो मेरे को गले लगाया, बोलता है मैं फिल्म के हर सेट पे जिस डायरेक्टर के साथ पहली फिल्म करता हूँ उसको सेट पे कुछ उल्टा सीधा सजेशन देता हूँ। अगर वो मेरी बात मान लेता है तो पूरी फिल्म में अपने सजेशन देता रहता हूँ, अगर वो मुझे कन्विंस कर देता है तो मैं पूरी फिल्म उसके हिसाब से करता हूँ। अच्छा। तुमने मेरे को कन्विंस किया है मेहुल, अब फिल्म में जिस तरह से तुम चाहोगे वैसी फिल्म बनेगी। सामने आ और गया वो मतलब, मतलब सारी चीज आप पर आ गई थी, और जो यस आपको फ्रीडम चाहिए था वो मिल गया। सच है, मैंने कहा ना सर कि अगर आपका दिल साफ है, अगर आप जो सामने है वो पीछे है, जो पीछे है वो सामने है, अगर आप रखते हैं दुनिया के सामने, तो सच है कि दुनिया भी आपको उसी तरह से देती है। अगर आप कुछ हिडन रखते हैं कि कुछ अंदर से कुछ और है, साइनिंग टाइम पे कुछ और है, और जब बाद में वो चीज सच कुछ आपने जो किया है, तो शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं आपके संस्कार, माता पिता की सोच यहाँ पर आई होगी। तो सबसे पहले यस मैं उन माता पिता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इस प्यारे से बड़े भाई को, मेहुल कुमार को जी को, अपना इतना बढ़िया संस्कार दिए कि उन्होंने हमेशा हमेशा सत्य को अपने मतलब पकड़ के रखा है। मतलब ये नहीं कि मैंने कंप्रोमाइज कर दूं, कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, और इसीलिए आज मेहुल कुमार जी का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से, जब से मैं आपको आपके प्रमोशन पर हूँ, जब से मेरे फेसबुक में या व्हाट्सएप में सब जगह आपको प्रमोट किया जा रहा है, उसमें मैंने देखा कि क्या क्या मतलब क्या प्यार मिलता है आपको, किस तरह से। अभी मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने ऐसे पूछा सर कौन आ रहे हैं, तो मैंने जब आपका नाम लिया, अरे सर मतलब समझिए कि एकदम से मतलब खुलना कहते हैं, आपको जिस तरह से प्यार करते हैं, जबकि सर मैं 600 किलोमीटर दूर हूँ आपसे, लेकिन लगा ही नहीं कि मेरा बड़ा भाई वहां पर, मैं घर जाके उस बड़े भाई के पास जाके केक काटने वाला हूँ। उसने इस तरह से बोला, बोला सर मेरी ओर से, सर हमारी ओर से, सर इंदौर की ओर से, सर उनको यूं कहिएगा कि जिस तरह से आपने मूवी बनाई है क्रांतिवीर से लेकर तिरंगा, उनको सचमुच आपको मृत्युदाता, आपको सचमुच आपको इंतहा प्यार करते हैं। उसका ये नहीं कि आप समझिएगा आपके टिकट बिक गए, या आपके आपको कुछ बहुत सारे पेपर्स में आके आ गया, मैं थोड़ा अलग हटके बोल रहा हूँ, आपको दिल से प्यार मिलता है, सच कह रहा हूँ। वो है सब जगह, कहीं भी। मतलब मेरी इतनी फिल्में बनाई है लेकिन पहचान तिरंगा, क्रांतिवीर और कोहराम, ये जी 2 नाम ऐसे हैं कि कहीं भी जाओ तो मेरे को पहचान की जरूरत नहीं पड़ती। एयरपोर्ट पे समझो मैं गया, कस्टम वाले, पुलिस वाले, मेहुल कुमार, ओहो सर, तिरंगा, क्रांतिवीर, ये वर्ड आ जाते हैं। कभी चेकिंग भी नहीं करेंगे, अरे सर नहीं नहीं नहीं। अब सर मैं मैं आपको एक एक किस्सा सुना। सर एक बात और मेरी बोलूं चेकिंग की, जी कि कलाम साहब को जब चेकिंग हो रही थी एयरपोर्ट में, तो जी उनकी जेब में चेक किया गया था, तो पास में खड़ा हुआ कहता है वो, कलाम साहब की जेब में चेक मत करो, कलाम साहब के जेब में बम नहीं है, उनके दिमाग में बम है। तो मैं आपके बोलता हूँ
कि मेरे बड़े भाई मेहुल कुमार जी के जेब में कुछ नहीं है, उनके दिमाग में तिरंगा है, चेक करना है तो दिमाग को करो। करेक्ट, वही सर सब काम आता है बस। बिल्कुल सही कह रहे वही हैं, सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर ज़िंदगी में यही तो सोच है सर जो आगे बढ़ती है। तो सर मैं थोड़ा-सा अब आगे आपको ले जाता हूँ कि जी कुछ कैरेक्टर आज भी सर जब तक ये दुनिया है, जब तक दुनिया है, हम तो हैं, जब तक ये दुनिया है वो कैरेक्टर हमेशा शायद कहीं न कहीं ज़हन में ज़िंदा रहेंगे, वो कलाकार रहे, ना रहे, लेकिन ये चीज़ें ना तो उस कैरेक्टर के आँखों के नीचे कभी काला होगा, ना उस कैरेक्टर के गालों पे कभी झुर्रियाँ होंगी, ना कभी उसे कम दिखाई देगा क्योंकि कैरेक्टर इतना बड़ा बन चुका है, वो अमर हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि मैं इसके नाज उठाता हूँ, मैं इसके नाज उठाता हूँ, सो ये मुझे ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथ को कभी मैला नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथ को कभी मैला नहीं करती, शहीदों की जमी पे जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती, बुज़दिल पैदा नहीं करती। अजब दुनिया है तितली के परों को नोच लेती है। कैरेक्टर आपका खुद आने वाला है सर, मुझे मालूम है कि वो कैरेक्टर आपकी उंगलियों से लिखा गया है, जो पोरे हैं उंगलियों पे जहां दिल धड़कता है, वो कैरेक्टर आपने लिखा था जो हिंदुस्तान में फेमस है कि अजब दुनिया है तितली के परों को नोच लेती है, अजब तितली है पर नोचने पर भी रोया नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ कलम वाली बाई की, जो आपने कैरेक्टर बुना था, जिसमें न जाने कितनी परेशानियां, जो मैं अब नाम ही ले लेता हूँ, डिम्पल कबाड़िया जी, जो कि कलम वाली बाई, बाई हमारे गुजरात में बोलते हैं और वो आपने लिया है, जबकि बाई हमारे महाराष्ट्र में उसका मीनिंग और है। तो देखिए वहां जन्मभूमि, अपने वहां की खुशबू को आप फिल्म में लेके आए और सुपर डुपर, कहाँ से आया था सर ये अंदाज? देखिए मतलब डिम्पल जी ने इस टाइप के कैरेक्टर किए नहीं थे, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छी थी वो। तो मतलब उस टाइम पे मतलब ये कैरेक्टर में भी मैंने मतलब सोचा था किसको लिया जाए, किसको लिया जाए, तो किसी ने मेरे को सजेशन दिया, श्रीदेवी जी ने ऐसे रोल नहीं किया, उनको ले लो। फिर माधुरी जी का भी बोला, मैं बोला नहीं, मेरे को थोड़ा मेच्योर्ड कैरेक्टर चाहिए और नाना के साथ मैच भी होना चाहिए। तो फिर डिम्पल जी का दिमाग में आया, और डिम्पल जी को मैंने कहानी सुनाई घर जाके, एंड सुन के ही उसने बोला यस, मैंने इस टाइप का किया नहीं है, आई एम रेडी। हालांकि लेंथ पिक्चर में उनकी बहुत कम थी, दूसरी जी कोई जी हीरोइन होती तो बोलती मेरी लेंथ नहीं है, मेरे कुछ काम, लेकिन उन्होंने सीन पे गई, और जी जितने सीन थे वही सीन मतलब सोचिए पिक्चर में हाईलाइट है। और फिर मैं बोला उपनाम आपका ये रहेगा, कलम वाली बाई। तो खुश हो गई सर ये क्योंकि कलम वाली कलम बाई वाली कहाँ से बाई। आया, वो वही और सर कैसे आया? हाँ, और आज भी मतलब वो बोलते मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे को लोग एक कलम वाली बाई करके बोलते हैं। सर ये आपके जहन में कैसे आया था, ये थोड़ा बताएंगे? मतलब मैं बोला सिर्फ कलम वाली बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जी। तो मैं बोला अभी क्या करें, कलम वाली बाई लगा देते हैं। और नाना महाराष्ट्रियन कैरेक्टर बताया था तो जी उसको कलम वाली बाई बोलता है, तो वो मतलब एक करेक्ट हो गया था। जी, 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 जी। तो सर ये जो आपका जो फ़िल्म बनाने का तरीका है सर, कि जो एक फ़िल्म को सर एक तो बनाया जाता है सर फ़िल्म और एक प्रपोज़ल, मतलब दोनों चीज़ें हैं अपनी, जो कि सर आपने सर किस ओर रुख किया? मतलब क्या सोचते हैं आप इस मामले में? एक तो फ़िल्म बनाना होता है, देखिए एक प्रपोज़ल करना। देखिए मैं आपको बताऊं, आज जो चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, मैं मेरे कितने इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि पहले फिल्म इंडस्ट्री क्रिएशन था, जी, पूजा थी, आज धंधा बन गया। जब से ये कंपनी आई ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ हमेशा, ये कंपनियों ने इंडस्ट्री को बिजनेस बना दिया। पहले के टाइम पे ये बिजनेस नहीं था, क्रिएशन था। स्टोरी सिटिंग के लिए 2-2 3-3 महीने लगते थे, आज स्टोरी सिटिंग कुछ नहीं, प्रपोजल आप बोलो मेरे पास ये 2 स्टार है बड़े, आप नाम ले लो, ओके गो हेड। तो मैं आपको नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ मेरी मीटिंग हुई थी, उन्होंने मेरे को सामने से फोन किया था, मेहुल जी यार आप क्यों पिक्चर नहीं बना रहे हो? मैं बोला पिक्चर मेरा मेन बिजनेस है, मल्टीप्लेक्स मेरा है, वो मेरा साइड बिजनेस है। मैं बोला, तो मैं बोला मेरे को, तो बोले आप एक मीटिंग करते हैं हम। तो मैंने मीटिंग के लिए मैं गया उनकी कंपनी के ऑफिस में, वही कॉन्फ्रेंस रूम में 8-10 लोग बैठे हुए, 3-4 लड़कियां थी, 3-4 जेंट्स थे, ऐसे करके। तो मेरे को पहला ही क्वेश्चन पूछा, सर आपकी फिल्म में आर्टिस्ट कौन है? तो मैं चुप हो गया। मैंने सर मैं पहले आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए, देन वी विल डिस्कस, आर यू इंटरेस्टेड इन फिल्म और प्रपोजल? तो सारे चुप हो गए। अब उनका सीईओ था, वो यंग लड़का था, उसको मेरे को बोला सॉरी सर बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्म एंड प्रपोजल? जी। मैंने बोला सर पहला क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा कि आर्टिस्ट कौन है? वो प्रपोजल है।
पहले कहानी सुनो, देन डायरेक्टर, देन कास्टिंग होती है। मेरा मैंने लाइफ में इतनी फिल्में बनाई है, लेकिन कभी मतलब उस आर्टिस्टों को दिमाग में रख के पहले कहानी में वो फिट थे तब उनको लिया। सब बड़े स्टारों के साथ मैंने काम किया मैंने, लेकिन मैंने कभी उनके लिए फिल्म नहीं बनाई। उस फिल्म में, उस रोल में वो फिट थे तो उनको लिया। तो सर मैं बोला मैं तो ऐसे लाइफ में फिल्म नहीं बना सकता हूँ। और तो वो लोग मतलब बोले सर, फिर मैंने उनको बोला, मैंने सर देखिए इस कंपनी के साथ मेरे रिलेशन भी है, पहचान भी है, तो मैं एक बात बोलूं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, ये आपको लॉन्ग रन में पे नहीं करेगा। अच्छा और आज मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बाद में उनको सारा कुछ बंद करके बेचनी पड़ी कंपनी। तो ये हालत है, भाई, क्योंकि वहां पे नहीं भाई, मैं जब से ये मेरा 31वां एपिसोड है और इंडस्ट्री के काफी करीब आ चुका हूँ, और आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग जितने भी जुड़े हैं, दिल से बहुत प्यारे लोग मुझसे जुड़े हैं, और आज भी मेरे साथ बातचीत उनकी होती है, सभी की बातचीत होती है। सर, मैं एक बात मुझे कहीं ना कहीं लग रही है, आपसे शेयर कर सकता हूँ? हाँ आप हाँ, इजाजत देते हैं सर? यस यस। अगर सर एक एक कलाकार जिसने 500-600 फिल्में की हो, 700 फिल्में की है, एक कलाकार जिसने 150-200 फिल्में की है, सर क्या ऑडिशन होना चाहिए उसका? नहीं होना चाहिए। पहले कहाँ ऑडिशन होता था? ये ऑडिशन तो अभी चालू हो गया है। क्रिएटिव डायरेक्टर अलग, सारे डायरेक्टर अलग, दूसरे दूसरे। फिर मैं आपको बताऊं, तिरंगा में राजकुमार एंड नाना पाटेकर दोनों बड़े स्टार थे। विलन मैंने नया लिया, मराठी स्टेज का आर्टिस्ट था, गेंडा स्वामी का रोल जो कर रहा है जी जी दीपक जी शिर्के। सर, वो, हाँ सर, तो उस रोल के बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे को, जब मैं ले रहा था तो मेरे को कितने लोग बोलते, अरे यार मेहुल जी आप क्या कर रहे हो, नाना और राजकुमार के सामने बोलता है कि आप नया विलन ले रहे हो। मैं बोला मेरा जो कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर में वो फिट है। नाना ने भी मेरे को एक बार बोला था, नाना यार, मैं बोला मेहुल यार मैंने सुना तो वो कोई नए को ब्रेक दे रहा है एज ए विलन। मैं बोला नया है, लेकिन वो स्टेज का आर्टिस्ट है, मैंने उसके प्ले देखे हुए हैं, इज ए वेरी गुड आर्टिस्ट। मैं बोला, और मैं बोला इस रोल में वो फिट है फिजिकली। उसका चेहरा जो गेंडा स्वामी नाम है उसका, तो वो लगता है मेरा दिखने में भी, बोलने में भी, काला कलर, तो मेरे कैरेक्टर में वो फिट है, इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ। और उसके बाद देखिए वो कितनी फिल्में की उसने। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। अब आज तो मतलब आप छोटे से रोल के लिए ऑडिशन होते हैं, बड़े रोल के लिए नहीं, छोटे रोल के लिए भी। तो सर, ये हालत है। मैं भाई, मैं आपसे एक छोटे भाई के रूप में एक दिल की बात कहना चाहता हूँ, जबकि मेरा उससे सरोकार नहीं है, लेकिन आप लोग आज मेरे परिवार हो, इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ। सचमुच मुझे प्यार देते हो सर। बीरबल जी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे अभी शो में आए थे। सर शायद 500 600 700 फिल्में कर चुका हूँ जो हाँ, इनसे। मेरे साथ भी किया है काम उसने। जी जी। और सर उसके बाद फिर मैं बात कर रहा हूँ सर, अपने किशोर भानुशाली जी, इतना पुराना एक्टर सर। सर वो कहते हैं सर हमारा ऑडिशन होता है। सर इतना मोटा चश्मा बीरबल जी का है सर, उनको सर कागज पकड़ाया जाता है 20-20 25-25 साल के लोगों के द्वारा, और कहते हैं ऑडिशन। तो सर क्या सर, कहीं नहीं लगता कि सर ये आंखें नम करने वाली चीजें हैं सर? कि मैंने आपको बताया नहीं, अभी क्या हो गया, ओनली बिजनेस है, क्रिएशन खत्म हो गया। इसलिए आप देखिए आज साल में 2 या 3 फिल्में ऐसी आती है जिसे लोग याद करते हैं। बाकी फिल्में तो बहुत रिलीज होती है, फ्राइडे को रिलीज होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के कलेक्शन आ गए, मंडे को चली तो चली, नहीं चली तो डिसकंटिन्यू। ये हालत है। यादगार फिल्म कितनी बनती है आज के दिन? नहीं बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल किसी सही का कह रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट उतना है ही नहीं, न राइटर का है। म्यूजिक डायरेक्टर की बात करूं, मैं एक म्यूजिक लॉन्च में गया था अभी, काफी पुराने सिंगर भी मेरे को वहां मिले थे, तो वही मेरी बात हुई। तो मैंने बोला इसमें, बोलते मैंने एक गाना गाया है सर। बोले म्यूजिक डायरेक्टर 3 है इसमें। अब सोचिए, एक 3 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। वही वो मेरे को बोले थे, बोले सर अभी इसमें किसी की इंडिविजुअल पहचान नहीं है। अब गाना हिट होने के बाद पूछेंगे ये गाना किसने गाया है, तो बोले मालूम नहीं ये गाना किसने गाया है, इसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, बोले मालूम नहीं इसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। ये हालत है। पहले लिरिक्स राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, उनकी इंडिविजुअल पहचान थी। पिक्चर रिलीज के पहले मालूम पड़ता था लक्ष्मी जी का म्यूजिक है, कल्याण जी भाई का म्यूजिक है, शंकर जी किशन का म्यूजिक, राजेश, सब जितने भी थे, बप्पी दा, सारे उसके उधर भी इधर भी यही सब हो गया ना। कि आप सोचिए ना भाई, एक पिक्चर में 4 म्यूजिक डायरेक्टर है, तो किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं ना। सर जैसे तो अभी ये आपने कहा ना, जैसे आपने कहा कि संतोष आनंद जी को मैंने बुलाया, वो खुश हो गए, बोले मेरे। सर देखिए पूरी फिल्म में संतोष आनंद जी है, और मुझे तो सर आज भी याद है सर कि साहिर साहब ने कहा था कि मेरा नाम भी आप पोस्टर में दीजिए सर, या तो ये होना चाहिए कि मैं यस, इस वो करके दिखाऊंगा कि तुम जैसे सर अपने सलीम जावेद साहब हैं, इन्होंने भी यही किया था, पहले उनका नाम नहीं था, उन्होंने कहा था कि हमारा नाम भी दो, और उन्होंने सर पूरे नहीं दिया था, तो पूरे मुंबई में सर पूरा अपने हर पोस्टर में अपना नाम लिख दिया था, और बाद में भविष्य यस, में सर
उनका नाम सवार, या तो सर अपनी इतनी कुव्वत हो कि अपनी पहचान बन जाए। सर ये क्या है सर? मतलब मुझे तो सर ये सचमुच इंडस्ट्री को मैंने जब से मैं करीब आया हूँ तो मुझे लगा सर ये तो मतलब पुराने कलाकारों सर नाइंसाफी है सर बहुत बड़ी। और वो तो चाहते है। सर ये लेकिन जैसे क्या मेरा हुआ बड़ा भाई है जिससे बड़ी सोच है, सर आप सर जी। प्लीज थोड़ा सा इसकी तरफ देखिए सर आप। नहीं देखिए, अभी हम लोग क्या ट्राई करते हैं कितनी बार, लेकिन मतलब ये क्या ऐसे ग्रुप बन गए हैं ना कि ग्रुप की वजह से मतलब बाहर के लोगों को भी ब्रेक नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था, कोई भी आम आदमी आता था, मेहनत करके वो आगे बढ़ सकता था। कितने स्टार ऐसे जिनका फिल्म लाइन के साथ कोई लेना देना नहीं था, वो सुपरस्टार बने। कितने कैरेक्टर आर्टिस्ट ऐसे, मतलब पहले के देखो दिखने में भी खूबसूरत नहीं होते थे तो भी वो आर्टिस्ट बने। अब आज तो मतलब ऑडिशन में खूबसूरत भी होना चाहिए, हाइट भी होनी चाहिए, फिगर, हर चीज देखी जाती है। ये डायलॉग तो एंगल से बात की कैसे हो, बात उस एंगल से कैसे हो, ऐसे खड़े होके दिखाओ कैसे। है। तो ये सारी चीजें मतलब पहले नहीं थी। अब मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ तो मेरे को लगता है ओमपुरी जी भी आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते आज के होते तो, सही बात, नसीर भाई भी नहीं बन सकते। ऐसे सभी की कितने बात। आर्टिस्ट उस टाइम पे आए थे। इवन मिठुन दा का भी देख लो, मैं तो उस नाना टाइम पे जब पाटेकर जी के लिए भी कहूंगा सर। गाना का, हाँ, तो ऐसा मतलब तो आज तो मतलब ये सुनने के बाद हम लोग को भी लगता है कि क्या मतलब इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई। जी पहले तो हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट था। राइटर की आज कोई पहचान नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर की कोई पहचान नहीं, सिंगर की कोई पहचान नहीं, ये हालत है। सर मैं जैसे आपने कहा ना कि ये एक प्रॉब्लम तो है, दूसरी प्रॉब्लम सर मैं और करीब आता हूँ सर। पहले एक मूवी बनती थी जैसे कुली बन जाती थी, तांगे वाला, ये सब चीजें बनती थी और सर उसको देखने वाले भी जैसे। सर अब एक यस, चीज मैं बताऊं सर, मैंने बहुत मैं पढ़ता हूँ तो मैं एक चीज बहुत गहरी लेके आया था। शायद आपको तो मालूम होगी सर, आप तो जिस मुकाम पर है। एक कहते हैं सर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बोलते हैं। यस, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सर शायद उस वक्त का है जब अंग्रेजों के टाइम पर प्रोमाइसेस होते थे, गोडाउन होते थे, तो वहां पर एक बॉक्स होता था, उसमें चौकीदार बैठा रहता था और जो मजदूर थे उनको फिल्में दिखाई जाती थी। वो जितना पैसा वहां इकट्ठा होता था उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता था, है ना सर? यही यही सर शायद, जहां तक मुझे मालूम है। आप सर क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप तो सर जानते हैं। मैंने सर ये कहीं पढ़ा था। तो सर ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है सर, कहीं ना कहीं सर आज की डेट में 3 दिन 4 दिन में सर सुपर हिट और डुपर हिट कर देते हैं। पहले सर फिल्में सर मतलब सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली सर, यस। इसका सर कारण क्या सर? रेट वेट है सर, टिकट वेट के जो है सर। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा खुद का भी मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स जी बिजनेस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ कि कितनी बार मैं एसोसिएशन में ये बोल चुका हूँ कि जी फिल्में कौन देखता है, मिडिल क्लास और गरीब लोग। जी रिपीट ऑडियंस वही लोग है। और आप लोग बोलोगे कि मल्टीप्लेक्स उनके लिए नहीं बना है, तो फिल्में देखने जिसके लिए मल्टीप्लेक्स बनाया है वो लोग आते ही नहीं है। उनको 10 आदमी जब बोलेंगे ना पिक्चर अच्छी है तो एक बार देखने आएंगे। तो मैं बोला ऐसे रेट रखो कि मिडिल क्लास लोग भी देख सके। तो उसके बाद देखिए अभी काफी चेंज हुआ है। फ्राइडे सैटरडे संडे अलग है, मंडे ट्यूसडे जी वेडनेसडे जी कम जी है। जी मतलब जी ये जी। सब मतलब सजेशन मैंने दिए थे उस टाइम पे हमारी अच्छा एसोसिएशन की मीटिंग में, अच्छा, क्या बात है, मल्टीप्लेक्स क्या बात एसोसिएशन। है सर। तो पूरे ये सारी हिंदुस्तान से चीज सर आपको शुभकामनाएं देता हूँ सर, धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच आपने इस मतलब सर ये नीचे की आवाज है, जो नीचे की आवाज है, जो एसी तक नहीं पहुंचती, एसी एसी ऑफिस तक नहीं पहुंचती है, वो आवाज आपने नीचे से ऊपर पहुंचाई है सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसको कभी कट कर सर, थोड़ा रुक जाते हैं फिर बात। हाँ, नो प्रॉब्लम, तो ओके।